हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आपके लिए आज मैं लेकर के आया हूँ क्लोज टेस्ट का एक स्पेशल वीडियो, जो कि क्लोज टेस्ट हमने चुराया है आपका एसएससी सीजीएल मेंस से, जो एमबी बुक के अंदर आपका है सेट नंबर 37 2018 के सेट से। यस, बहुत ही प्यारा क्लोज टेस्ट है। आप देखिएगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको इसमें दो क्लोज टेस्ट कराऊंगा। ये दोनों क्लोज टेस्ट आपके इसी सेट पेपर में आए हुए हैं। पहला सेंटेंस करते हैं। पहला क्लोज टेस्ट शुरू करते हैं आपका पहले सेंटेंस के साथ में। कह रहा है कि आई वॉज फ्रेंड्स विद द आर्टिस्ट भूपेन खक्कड़। यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं। ही वॉज वन ऑफ द डैश ह्यूमन बींग्स। आपको दिख रहा है वन ऑफ द, क्या दिखा आपको? वन ऑफ द। अब द आया है तो इसके बाद आपको सोच के लगाना होगा। पहला ऑप्शन में उसने आपको दिया फाइनर, जो कि है कंपैरेटिव डिग्री है। सी में दिया उसने फ्यू, जो कि है पॉजिटिव डिग्री। डी में दिया उसने आपको फाइन, और ए में दिया उसने आपको बी में फाइनेस्ट। आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले ही आपका है करता है हमेशा दा, तो आप यहाँ पर लगाएंगे फाइनेस्ट। आई वॉज फ्रेंड विद द आर्टिस्ट भूपेन खक्कड़। ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बींग्स, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। आई हैव एवर मीट। आई लर्न डैश फ्रॉम हिम। आई लर्न, देखिए यहाँ पे अ के साथ लोट्स आप नहीं लगा सकते, क्योंकि अ पहले ही सिंगुलर है। अ आर्टिकल आपका एक के लिए लगता है, आप इसके लिए लोट लगाएंगे। लोट्स नहीं लगा सकते, इसलिए आपका सी बाहर। द मोर द लेस, आपको इस सेंटेंस को कंपैरेटिव बना देंगे, आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सो आई हैव एवर मेड, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। व्हेन वी वर इन बड़ौदा वी डैश मील्स टुगेदर। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पे, उसने लगाया वी। वी के साथ में कम से कम हैज़ नहीं लगा सकते, हैज़ हैड, यानी कि सी ऑप्शन रेस से बाहर। वी के साथ अभी और देखिए डी में, ए में सॉरी, वुड के साथ, यानी कि वुड मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है, उसने लगाया हैड, तो ये भी बाहर। बी ऑप्शन में हैविंग, यानी कि एन जी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लगेगी, ये भी बाहर। आपके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ डी, आपको इसका आंसर लगाना होगा डी। वैन वी वर इन बड़ौदा वी वुड हैव मील्स टुगेदर ऑल द टाइम। हम एक साथ खाना खाया करते थे। आई डैश रिमेंबर, यानी कि मुझे अभी तक याद है, तो अभी तक के लिए आप यहाँ लगाएंगे स्टिल। आई स्टिल रिमेंबर हाउ हिज केयर टेकर डैश फैमिली टू हिम। देखिए इज और बी तो आपके आने से रहे, क्योंकि स्टोरी आपकी चल रही है पास्ट में। किस में चल रही स्टोरी आपकी? पास्ट में। उसने कई जगह पास्ट का इस्तेमाल किया, वी वर इन बड़ौदा। सो यहाँ पे आपको लगाना होगा सिर्फ और सिर्फ वॉज, क्योंकि बात हो रही है ही की। आई स्टिल रिमेंबर हाउ हिज केयर टेकर आपका सिंगुलर है, इसलिए आपको लगाना होगा यहाँ पे वॉज। हाउ ही हिज केयर टेकर वॉज फैमिली टू हिम एंड ही वुड ऑफन डैश हिज चिल्ड्रन टू स्कूल एंड टॉट। ही वुड ऑफन डैश हिज चिल्ड्रन टू स्कूल। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पे। इस सेंटेंस में उसने कहा कि ही वुड ऑफन, अभी तक यहाँ वर्ब नहीं आई है, वर्ब आएगी वुड के हिसाब से। वुड आपकी एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ आप हमेशा लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हालांकि ऑप्शन आपके नेक्स्ट पेज पर हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया उसने आपको टू ड्रॉप, जो आप नहीं लगा सकते। अगला ऑप्शन आपका ड्रॉपिंग, जो कि आप नहीं लगा सकते। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ड्रॉप्ड, ये भी नहीं लगा सकते क्योंकि सेकंड फॉर्म में। आप ऑप्शन लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट डी। यस, ट्रू ड्रॉपिंग, सॉरी ओनली ड्रॉप। नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, ऑप्शन यहाँ मैं पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे पेज इधर उधर करना पड़ रहा है। ऑप्शन आपके दोज, देयर, दे, दैम। फिर आपका सेंटरिंग, सेंट्रलाइज, सेंटर और सेंट्रल। ओपन,
वॉज ओपनिंग, ओपन्स और ओपनिंग। उसका ऑप्शन आपका टू लुक, टू वॉच, लुकिंग अपॉन और फॉर लुकिंग। यस, चलते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, जी कह रहे कि ही वुड ओफन, आ चुका है यहाँ पे पहले से ही, इसके बारे में बात हो चुकी है। हिज चिल्ड्रन, ड्रॉप हिज चिल्ड्रन टू स्कूल एंड टॉट, टॉट डैश, उनको, वर्ब आया आपकी, वर्ब क्या आपकी टॉट। वर्ब के बाद अगर कभी प्रोनाउन लगाना हो तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लगता है। ये आपका पॉजिटिव केस है, ये आपका सब्जेक्टिव केस है, ये प्रोनाउन है ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका लगाना होगा दैम। एंड टोट दैम मैथमेटिक्स, हिज स्टूडियो वॉज इन द डैश। दा के बाद यहाँ आपको जरूरत है नाउन की। किसकी जरूरत है आपको यहाँ पे? नाउन की। ये नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, सिर्फ एक ही नाउन है, वो आपका सेंटर। हिज स्टूडियो वॉज इन द सेंटर ऑफ द हाउस एंड डैश फॉर एवरी वन। यहाँ पर फिर से हिज स्टूडियो वॉज इन द सेंटर ऑफ द हाउस एंड वॉज के हिसाब से वर्ब लगानी है। स्टूडियो की बात हो रही है, डूअर सब्जेक्ट नहीं है, रिसीवर सब्जेक्ट है। आपको यहाँ पर चाहिए सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म 99 ऑप्शन में। थर्ड फॉर्म पहले ऑप्शन में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। हालांकि अगर यहाँ थर्ड फॉर्म में होती तो ये ठीक हो सकता था, लेकिन फिलहाल इस सेंटेंस का कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फॉर एनी वन टू कम इन डैश एट हिज वर्क, 100 सेंटेंस में आपका एट दिख रहा है, एट लगता है सिर्फ उसे लुक के साथ में, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका लुक, यानी कि 100 का आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। चलते इसके नेक्स्ट क्लोज टेस्ट पे। ये रहा, वन कैन सून फीस्ट डैश आइज, वन कैन सून फीस्ट डैश आइज ऑन हुमायूंस टॉम डैश सफदरजंग टॉम एट नाइट। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन हमारे पास में क्या क्या है? पहला ऑप्शन है हर्स, दूसरा ऑप्शन है ऑर्स, तीसरा ऑप्शन है वंस, नेक्स्ट है देयर्स। सेंटेंस की शुरुआत हुई है वन से। किससे शुरू हुआ सेंटेंस आपका? वन से, तो वन के साथ हमेशा वंस लगाया करते हैं, किसी और ऑप्शन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। वन कैन सून फीस्ट वंस आई ऑन हुमायूंस टॉम एंड सफदरजंग टॉम, यानी कि ये भी कंफर्म है कि यहाँ पे एंड आएगा। एंड आपका है 123 में डी ऑप्शन। चलिए, दो आपके बिल्कुल करेक्ट हुए। वन कैन सून फीस्ट वंस आइज ऑन हुमायूं टॉम एंड सफदरजंग टॉम एट नाइट विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप 10 हेरिटेज डैश। ये हमारी 10 विरासत हैं हेरिटेज, तो इनके लिए क्या लगाएंगे आप? 10 की बात हो रही है, एक दो नहीं, 10 हैं पूरी। सो बिल्डिंग अगर होता तो भी बिल्डिंग्स होना चाहिए था, मोनूमेंट को मोनूमेंट्स करना चाहिए था, अपार्टमेंट नहीं हो सकता। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट, मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स बोलते हैं प्रतीक को। किसको बोलते हैं? प्रतीक को। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। वन कैन सून फीस्ट वंस आई ऑन हुमायूं टॉम एंड सफदरजंग टॉम एट नाइट विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप 10 हेरिटेज मोनूमेंट्स ओपन टू द डैश। किसके लिए? टू द पीपल, टू द मॉब, टू द पब्लिक, टू द रेजिडेंट, टू द पब्लिक, यानी कोई भी लोग वहाँ पे जा सकते हैं। क्लियर बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बार बार मुझे पेज नहीं घुमाना पड़ेगा। फ्रॉम सनराइज डैश। अब यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि फ्रॉम के साथ टू आया करता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि टू आपका ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में उसने आपको दिया इन, बाय, फॉर और टिल। ऐसी स्थिति में आप टिल लगाएंगे क्योंकि टिल का मतलब होता है तक,
टू का मतलब यहाँ पे है तक, फ्रॉम सनराइज टिल 9 PM, सूरज उगने से 9 बजे तक। द अनाउंसमेंट वॉज मेड डैश मॉर्निंग, ये अनाउंसमेंट हुआ था डैश दिस मॉर्निंग, यानी कि आज सुबह ही। 127 में आपका हो जाएगा दिस मॉर्निंग, यानी कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। दिस अनाउंसमेंट, द अनाउंसमेंट वॉज मेड दिस मॉर्निंग बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड डैश, कल्चर एंड टूरिज्म, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। करंटली मोस्ट मोनूमेंट्स डैश फॉर विजिटर एट 6 PM, क्लोज। करंटली मोस्ट मोनूमेंट्स की बात हो रही है, यहाँ पे प्लूरल है तो आपको प्लूरल फॉर्म लगानी होगी। यस, ये तो कंफर्म है। 129 में आपको प्लूरल फॉर्म लगानी होगी। कितनों में है ज़रा देखते हैं। पहले में क्लोज है, बिल्कुल ठीक। वोज नहीं लगा सकते क्योंकि प्लूरल है पीछे। हैविंग नहीं लगा सकते क्योंकि हैविंग बिना हेल्पिंग ऑफ के नहीं चलेगा। फिर से वोज आ गया, फिर से बाहर। आप इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ लगाएंगे ए, क्लोज। सो मोस्ट मोनूमेंट क्लोज फॉर विजिटर्स एट 6 PM। जितने भी मोनूमेंट्स हैं 6 बजे तक बंद हो जाते हैं विजिटर्स के लिए। द चेंज इन टाइमिंग डैश इफेक्टिव फॉर अ पीरियड डैश, द चेंज इन टाइमिंग विल बी इफेक्टिव, यानी कि आने वाले समय के लिए इफेक्टिव होगी। द चेंज इन टाइमिंग विल बी इफेक्टिव फॉर अ पीरियड, ये तो क्लियर है। पीरियड के साथ आएगा आपका ऑफ, पीरियड ऑफ 3 years, पीरियड ऑफ 3 years। क्लियर है बात। तो यहाँ पे बिना देखे मैंने आपको बता दिया कि ऑफ आएगा। 131 में आपका आंसर हो जाएगा डी। सो ये थे आपके 2 क्लू टेस्ट SSC CGL मेंस 2018 के सेट नंबर 37 से, जो कि MB की बुक में पब्लिश है। दोनों क्लू टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको 2 क्लू टेस्ट एक साथ करा दिए हैं। क्लू टेस्ट से कह रहा है कि इंग्लिश इज़ नॉट अ लैंग्वेज दैट डैश इन इंडिया, इंग्लिश इज़ नॉट अ लैंग्वेज दैट डैश इन इंडिया, डेवलप्ड, ओरिजिनेटेड, क्रिएटेड, डिराइव्ड। देखिए डिराइव्ड का मतलब होता है जैसे कि कहीं से कोई भाषा ली गई, जैसे हमारी हिंदी संस्कृत से डिराइव्ड है। यस, फिर देवनागरी, लिपि वगैरह सब कुछ पता होगा। मतलब हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ा थोड़ा मैंने सुना है। यस, तो डिराइव्ड है हमारी हिंदी जो है संस्कृत से। उसी तरह से डिराइव्ड होता है आपका एक वर्ड, लेकिन ये हमारी इंडियंस की नहीं है। डेवलप का मतलब होता है किसी को डेवलप करना, हम इसको डेवलप कर रहे हैं ये तो कह सकते हैं आप, लेकिन वो भी हम सिर्फ अपनी भाषा डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम अपना स्किल डेवलप कर रहे हैं। उसका क्रिएटेड का तो मतलब यहाँ बैठता ही नहीं है। ओरिजिनेटेड का मतलब होता है कहीं का मूल, जो भाषा जहाँ से निकली हो उसको बोलते हैं ओरिजिनेटेड। क्या बोलते हैं उसको? ओरिजिनेटेड। इंग्लिश इज़ नॉट अ लैंग्वेज दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, यानी कि इंग्लिश भारत में जन्मी भाषा नहीं है, ये कहना चाह रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारी भाषा तो हिंदी है, संस्कृत है। यस, इंग्लिश और उर्दू, बाकी और जो भी भाषाएं हैं, ये भारत में जन्मी हुई भाषा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट इट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन डैश कंट्री, लेकिन इसका यूज़ हो रहा है बहुत ही बड़े स्तर पर डैश कंट्री में। आ, ऑन, एन का यहाँ प्रयोग नहीं होगा, एन तो वैसे ही नहीं आएगा बिकॉज सी है। अ कंट्री यानी कि किसी एक देश में, यहाँ पर आप लगाएंगे डेफिनेट करने के लिए द कंट्री। यस, फिक्स है। इंग्लिश इज़ नॉट अ लैंग्वेज दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया बट इट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द कंट्री, लेकिन ये कंट्री में बहुत विशाल स्तर पर यूज़ हो रही है। इंडिया कम्स सेकंड ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज़, भारत सेकंड नंबर पर आता है कंट्रियों के लिस्ट में, उन देशों की लिस्ट में डैश द मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स, जहाँ पर इंग्लिश के बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं। यहाँ अमंग आपको ऑप्शन में दिया गया है। अगला ऑप्शन है विद, बाय, फ्रॉम। अमंग यहाँ बहुत सारे बच्चे लगा सकते हैं। यस, अमंग लगाना बच्चों के लिए बहुत आम बात हो जाएगी, लगा सकते हैं। उनको लग रहा है कि सारी कंट्रीज़ की बात हो रही है तो इसलिए अमंग लगा दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे कोई तुलना नहीं हो रही है। बस ये बताया जा रहा है कि इंग्लिश बोलने वाले भारत में बहुत ज़्यादा हैं। यस, ये मैं आपको बता दूँ, बच्चों में इंग्लिश पढ़ाता हूँ, सबसे अच्छी इंग्लिश बोलने वाली कंट्रीज़ में हमारा देश आता है भारत। अंग्रेजों से अच्छी तो नहीं, क्योंकि उनकी तो मदर टंग है, लेकिन अगर बात करें इंग्लिश कंट्रीज़ के अलावा तो भारत के लोग सबसे अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं।
और ग्रामर पे भी पकड़ सबसे अच्छी होती है भारत के लोगों की, सबसे बेस्ट ग्रामर होती है हमारे यहाँ के लोगों की। सो इंडिया कम्स सेकंड ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स। विद वैसे भी काउंटेबल के लिए आया करता है, आगे काउंटेबल ही है आपका स्पीकर्स यानी कि वक्ता, बोलने वाले। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा विद करेक्ट। एल्बिट नॉट, ये आपका एक बड़ा प्यारा उसने एक वर्ड लगाया जिसका मतलब होता है यद्यपि, नया वर्ड है आपके लिए, लिख लीजिएगा। अल्बेट नॉट, यद्यपि एज द फर्स्ट लैंग्वेज, हालांकि ये हमारी प्रथम भाषा नहीं है। मदर टंग तो हमारी हिंदी है, हम लोग बचपन से उसी को सीखते हैं, उसके बाद इसको हम अपना स्किल करते हैं अपना, जैसे कि आजकल आप मेरे साथ लग करके इम्प्रूव कर रहे हैं अपना स्किल अंग्रेजी का, उसी तरह से ही हम लोग अपना स्किल जो है इम्प्रूव करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश is more dash than any single language in English is more dash comprehensive, prevalent, frequent, extended. English is more frequented, prevalent यानी कि प्रचलित। इंग्लिश सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा है एनी इंडियन लैंग्वेज, कोई भी इंडियन सिंगल लैंग्वेज में इंग्लिश सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा है। देखिए वैसे तो हिंदी है ही हमारी मातृभाषा, उसके अलावा सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, जैसे कहीं तेलुगु चलती है, कहीं मलयालम चलती है, कहीं कन्नड़ है, कहीं कुछ है, लेकिन वो अपने क्षेत्र विशेष में फेमस है। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो हिंदी के साथ साथ पूरे भारत में भी फेमस है। अगर आपको कहीं दूसरे देश में गए हैं, लाइक आप आंध्रा वगैरह गए हैं और आपको वहाँ तेलुगु नहीं आती, तो आप वहाँ अंग्रेजी बोल करके काम चला सकते हैं। यस, सो इंग्लिश इज़ मोर प्रिविलेंट देन any single language, Indian language. It has managed to dash the entire world. It has managed to dash the entire world. यहाँ पर वर्ल्ड होना चाहिए था, वर्ड नहीं। यस, ऑप्शन है हमारे पास सेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब होता है किसी की तृप्ति करना। यस, भिगो देना, किसी को पूरा तृप्त कर देना। अगला है इन्वेड। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना। क्या करना? आक्रमण करना। परसुएड, किसी को राजी करना, मनाना किसी को। परवेड, व्याप्त होना, फैलाना। सो इट हैज़ मैनेज टू डैश द एंटायर वर्ल्ड, ये पूरे देश में फैली हुई है, पूरी दुनिया में, तो इसके लिए फैलने के लिए आप लगाएंगे यहाँ पे परवेड ही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। वोकेबलरी बेस्ड था ये वाला आपका सेंटेंस। यस, हालांकि पूरा वोकेबलरी बेस्ड ही था। सो ये था आपका सेट नंबर 31 से क्लोज टेस्ट। अब हम लोग चलते हैं सीधा सेट नंबर 32 पर, क्योंकि आज इवनिंग में हो सकता है कि वीडियो आप लोग बाद में देखें उसके, या हो सकता है पहले ही मिल जाए आपको ये वीडियो। सो जिस भी टाइम मिलेगी आपको वीडियो, ये सेट नंबर 32 पर चलते हैं। उसका क्लोज टेस्ट हम लोग पहले ही फिनिश कर लेते हैं। ये रहा आपका क्लोज टेस्ट। कह रहा है कि ऑल दो अ वाइल्ड एलिफेंट चाइना थाम्बी डिड नॉट ग्रो अप एंटायरली इन द वाइल्ड, फॉर ओवर द लास्ट डैश ही हैज़ हैड easy dash to food at Thadgam. For over the last dash, टाइम पीरियड की बात हो रही है। आगे सेंटेंस परफेक्ट भी बना हुआ है, हैज़ प्लस हैड। सेंटेंस बना हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट बना है। टाइम पीरियड की बात हो रही है, सो आप लोग टाइम को देखते ही वर्ड लगाएंगे। समर, एनुअल, फेस्टिवल का यहाँ कोई मतलब नहीं है, आप लगाएंगे डिकेड। डिकेड बोलते हैं दशक को। किसको बोलते हैं? दशक को, यानी कि 10 वर्षों का समूह, उसे बोलते हैं डिकेड्स। क्या बोलते हैं इसको? डिकेड्स। ऑल्दो अ वाइल्ड एलिफेंट चाइना थाम्बी डिड नॉट ग्रो अप एंटायरली इन द वाइल्ड, फॉर ओवर द लास्ट डिकेड्स, यानी कि पिछले कुछ दशकों से या पिछले कुछ दशक से, दशकों नहीं दशक से, ही हैज़ हैड इजी डैश टू फूड एट थाड़गम। यहाँ पे आपको क्लोज टेस्ट करते वक्त ध्यान रखे करें आप बच्चों, ऐसा नहीं खाली वोकेबलरी ही काम कर जाएगी या ओनली ग्रामर ही काम कर जाएगी। आपका सेंटेंस आगे और पीछे वाले पे भी डिपेंड करता है। कई बार तो सेंटेंस पहला है और लास्ट वाले पे डिपेंड करता है, बिल्कुल आखिरी वाले पे, क्योंकि आखिरी वाले में जो वर्ड भरा वही शुरू में आएगा। तो क्लोज टेस्ट पे आपको इस तरह से पूरी निगाह रखनी होती है। ऐसा नहीं कि क्लोज टेस्ट आपने वोकेबलरी अच्छी है तो आपने भर दी थी भर दिया। कल भी एक बच्चे कह रहे थे मैंने क्लोज टेस्ट बनाया, कह रहे सर आपने कराया तो समझ में आ गया, हमने करने बैठे तो हमको हुआ नहीं। ये समस्या भी आपके सामने भी आ रही होंगी। यस, देखिए एकदम तो आपकी कमांड बनने से रही। यस, इसीलिए मैंने क्लोज टेस्ट को कम से कम 3 मंथ्स बिफोर ही स्टार्ट कर दिया आपका। अगर मैं एग्ज़ाम से 10 या 15 दिन पहले, मोस्टली कोचिंग सेंटर्स में आप लोग देखते हैं यही होता है कि जब एग्ज़ाम आना हो
तो आपको 10-15 क्लोट टेस्ट कराया फटाफट, यानी कि खाना पूर्ति पूरी करी। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने आपको क्लोट टेस्ट नहीं पढ़ाए। इसी चक्कर में आपको क्लोट टेस्ट पढ़ाते हैं फटाफट, और वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं, भाई हमने क्लोट टेस्ट भी आपको करा दिए, हमने आपको PQRS भी करा दिए। पूरे साल आपको वो ग्रामर कराते रहेंगे, दिखाते रहेंगे हमारी ग्रामर कितनी अच्छी है। देखिए ग्रामर अच्छी हो सकती है, मुझसे भी अच्छी कईयों की हो सकती है, आप भी कर सकते हैं अच्छी। आप मुझसे ज़्यादा पढ़िए, आपकी मेरे साथ अच्छी हो जाएगी ग्रामर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन खाली ग्रामर से काम नहीं चलेगा ना, हमें हर चीज़ को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। वोकेबलरी भी, इडियम भी, वन वर्ड भी, हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा। वर्सेटाइल होना है आपको सिलेक्शन लेना है यहाँ पे। मैं तो खाली इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ, आपको जीके रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी। कमाल देखिए आप, मैं ये भी नहीं कह सकता आप खाली जीके इंग्लिश पढ़िए और मेरे साथ ही लगे रहिए बस, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। हर चीज़ पढ़नी है, हर चीज़ बिल्कुल परिपूर्ण होना है, तब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है। सो क्लोट टेस्ट करते वक्त आपको आगे पीछे दोनों तरफ ध्यान देना है। अब यहाँ पर अगर मैं गौर करूँ तो मुझे 13 सेंटेंस में मुझे 2 दिखाई दे रहा है। अब 2 वर्ड जो है हमारा लगता है एक्सेस के साथ में। एक्सेस टू मतलब किसी की कहीं तक पहुँच होना, एक्सेस टू पहुँच होना कहीं तक। ऑल्दो अ वाइल्ड एलिफेंट चाइना थाम्बी did not grow up entirely in the world. For over the last decades, he has had easy access to food at Thadgam, a village surrounded by the Western Ghats near Coimbatore. Brick dash, brick बोलते हैं ईंट को। Brick dash tempted him with dash of water. Brick dash tub, cleanse, jar, store. देखिए एक बड़ा प्यारा वर्ड यहाँ पे दिया है। टब आपको पता है, टब नहाने का टब वगैरह होता है। जार यानी कि कोई बर्तन वगैरह, स्टोर भी पता है। एक बड़ा प्यारा वर्ड यहाँ पे क्लिंस, ये शायद आपको पता ना हो। ये बोलते हैं भट्टे को। किसको बोल देते हैं? भट्टे को। और स्पेशली इंटों के भट्टों को बोल देते हैं, इंटों का भट्टा। और आपका पीछे के यहाँ पे ब्रिक, ब्रिक माने क्या होते हैं? ईंट। ये एक आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आप इसमें कभी भी ब्रिक्स नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना। आप कभी भी ब्रिक्स ना करना, कभी भी स्टोन ना करना, इसको अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। ब्रिक और स्टोन के साथ में कभी भी एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यस, तो आप यहाँ पे भी कभी भी ब्रिक और स्टोन ना करें। उसने कहा ब्रिक क्लिंस यानी कि ईंट का भट्टा, तो यानी कि यहाँ पे आपका आना चाहिए क्लिंस ही, जो कन्फर्म है। 14 में आपका हो जाएगा बी, ब्रिक क्लिंस टेम्परेड हिम विद डैश ऑफ वाटर। अब आपको दिख रहा है ऑफ, यस फिर से ऑफ दिखा। ऑप्शन हमारे पास में डैश, प्लेंटी ऑफ वाटर, मच ऑफ वाटर, लोड ऑफ वाटर, मैनी ऑफ वाटर। देखिए मैनी तो आने से रहा क्योंकि काउंटेबल नहीं है वाटर। लोड बोलते हैं किसी बात पे जोड़ देने के लिए, मच ऑफ वाटर और प्लेंटी ऑफ वाटर। मच ऑफ वाटर नहीं, यहाँ पर लगेगा प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की पर्याप्त मात्रा। यानी कि 15 में आपका हो जाएगा ए आंसर करेक्ट। ब्रिक क्लींस टेम्परेटेड हिम विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ही लव्ड द पाम पिथ। ये पाम पिथ बोलते हैं, वो खाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, गोला वगैरह, उसका जो खुफा ऊपर का जो होता है उसको बोल देते हैं पाम पिथ। दैट वॉज यूज एज, तो जो उसका ऊपर का उतरता है बाल बाल से ब्राउन ब्राउन से नारियल के, उसको बोल देते हैं दैट वॉज यूज एज डैश फॉर बेकिंग ब्रिक्स। इसका यूज़ किया जाता है ब्रिक को बेक करने में, यानी कि सेकने के लिए। ब्रिक वगैरह भी जो है सिकती हैं। अब यहाँ पे फोडर बोलते हैं चारे को, फोडर मतलब चारा। लोग्स मैटर, लोग्स बोलते हैं ढेर को, किसी लकड़ी वगैरह के गट्ठड़ को। और फ्यूल बोलते हैं ईंधन को। तो जो नारियल के ऊपर का जो होता है भूरा भूरा सा ब्राउन सा जो उतारते हैं उसको बोलते हैं पाम पिथ। क्या बोलते हैं उसको? पाम पिथ। तो इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए ईंधन, एज ए ईंधन, क्योंकि हल्का होता है बहुत, जलने में बहुत सहायता होती है। सो ब्रिक क्लींस टेम्परेटेड हिम विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ही लव्ड द पाम पिथ दैट वॉज यूज एज फ्यूल फॉर बेकिंग ब्रिक्स। यानी कि 16 सेंटेंस में, 16 सेंटेंस में इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। यस, सो ये था आपका क्लोट टेस्ट। हमने 2 सेट्स, यानी कि जो मॉर्निंग में करा रहे हैं हम लोग सेट नंबर 31, और जो इवनिंग में कराना था आपको सेट नंबर 32, उन दोनों के ही क्लोट टेस्ट आपको एक साथ करा दिए, जिससे कि आप अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ क्लोट टेस्ट पर रखें। अच्छा होगा कि क्लोट टेस्ट को आप पूरा उतारें, ऑप्शन उतारें, नीचे इसका आंसर लिखें, जिस तरह मैंने समझाया उसी तरह लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी। यस, उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों सेट्स खूब अच्छे समझ में आए होंगे। आप लोग भी करके देखा करें, अपना स्कोर चेक किया करें। अभी बिल्कुल मत डरें, अगर आपका 5 में से 1 भी सही जा रहा है तो आप बाकी 4 पे रिस्क ले लीजिएगा, क्योंकि ज़रा रिस्क लेने का भी मज़ा कुछ हो रही है। ज़रा मैं अगर बात करूँ इसके आंसर्स की, तो हमने 12 का आंसर लगाया आपका सी, 13 का आंसर लगाया बी,
14 का आंसर लगाया बी, 15 का आंसर लगाया ए और 16 का आंसर लगाया हमने डी। यानी कि अगर आंख मिच के भी लगाया जाए, कल एक एक ऑप्शन लगा दें हम लोग, तभी मान लीजिए किसी ने बी लगाया तो 2 से चले जाते, ए लगाया तो 1 से चला जाता, सी में भी 1 से चला जाता। तो यानी कि रिस्क में तो है वो, कहीं ना कहीं ना तो नुकसान है ना फ़ायदा। छोड़ के आना कम से कम आपका बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं है। अगर आप छोड़ के आ रहे हैं तो 5 मार्क्स आप उम्मीद करिए ही मत। कम से कम करा तो सही, कोशिश तो करी। अगर गलती से कुछ भी ठीक हो गए तो